ऐसे शख्स मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं जिनका मैं कहूँगा एक रिकॉर्ड है, क्योंकि एक ही दिन इनकी 2 फ़िल्में, वो भी 2 अलग-अलग भाषाओं की रिलीज़ हुई। तो मेरे साथ है तेजस, और तेजस की इस साल 2025 में ही एक ही दिन 2 फ़िल्में, एक हिंदी और एक मराठी रिलीज़ हुई। तो तेजस, आई थिंक इट्स अ रिकॉर्ड बिकॉज़ आई नो इट्स इत्तेफ़ाकन ऐसा हुआ, लेकिन एक अचीवमेंट है बिकॉज़ भारतीय सिनेमा में हमेशा आप यादगार रहोगे। एक ऐसा डायरेक्टर जिसकी 2 फ़िल्में, वो भी 2 अलग-अलग भाषाओं की, एक दिन रिलीज़ हुई। तो कैसे ये इत्तेफ़ाक हुआ 2025 में, ग्राउंड ज़ीरो और देवमानुस, 2 एकदम अलग जॉनर की फ़िल्म एक साथ एक ही दिन जी, रिलीज़ हुई। जो आपने कहा वही है, इत्तेफ़ाक, कोइंसिडेंस है। ये कोई प्री प्लान्ड कोई ऐसी घटना नहीं है। कोई डायरेक्टर नहीं चाहेगा, अगर आपके पास चॉइस है तो आपकी 2 फ़िल्में, चाहे वो एक भाषा की हो, 2 भाषा की हो, एक दिन रिलीज़ हो, क्योंकि उसके पीछे बहुत काम आपको करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। लेकिन जब वो होती भी है, अगर ऐसा मौका आ गया कि जब दोनों फ़िल्में आ रही है, तो जी। उसमें भी एक अलग मज़ा है, क्योंकि आपके लिए एज़ अ पर्सनल चैलेंज आप उसको लेते हो कि कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और जिसके ऊपर आपको काम इकट्ठा करना है, साइमल्टेनियसली करना है। तो आपके लिए वो चैलेंजिंग होता है कि ये माइंडसेट आप छोड़ो थोड़े देर टाइम के लिए, उस माइंडसेट में चले जाओ, फिर वहाँ से निकलो, फिर इसमें तो ये जो स्विचिंग है, जी। ये आपका टेस्ट करता है एज अ पर्सन। तो वो एक मज़ेदार चीज़ थी। हालांकि 24 घंटे भी मेरे लिए कम पड़ रहे थे, तो मैं दोनों शिफ्ट्स में काम कर रहा था, डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। बट हाँ, मतलब ये बात तो है कि एक दिन 2 फिल्में यूजुअली तो नहीं होती है। केशव भाऊ एकदम देव माणूस है साहब। तेरी मौत फौजी, कश्मीर का बदला लेगा गाजी। इससे पहले 2005 में ऐसा हुआ था, मैं आपसे जी। डिस्कस करता कि प्रियदर्शन जो थे डायरेक्टर, जी। उनकी 2 हिंदी फ़िल्में एक जी। साथ रिलीज़ हुई थी, जी। गरम मसाला और क्योंकि। एंड आई थिंक बट इन योर केस इट्स 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड 2 डिफरेंट जॉनर आल्सो, आई मस्ट से। बिल्कुल, बिल्कुल। 2 लैंग्वेजेस है, और अपने आप में फ़िल्में दोनों भी मतलब टफ़ थी, क्योंकि दोनों जॉनर्स में, एक में आप एक्शन देख रहे हो, थ्रिलर देख रहे हो, लेकिन उसके अंदर भी साइकोलॉजिकल एक लेयर है, और दूसरी फ़िल्म है, उसमें भी थ्रिल है, लेकिन वो साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल लेवल पे भी वो फ़िल्म है। तो डेफ़िनेटली उसमें अलग सब्जेक्ट्स ही अलग थे उसके। पहरेदारी बहुत हो गई। ग्राउंड ज़ीरो इस साल रिलीज़ हुई, और इत्तेफ़ाकन मैं बोलूँगा कि हमारे देश में भी पूरा देश ग्राउंड ज़ीरो पर ही आ गया फ़िल्म के साथ ही। कहते हैं ना, जब फ़िक्शन मीट्स फैक्ट, ऐसा हुआ। हमारे देश ने एक बहुत कठिन परिस्थिति देखी, उसी कुछ परिस्थितियों को लेकर आपने एक फ़िल्म बनाई थी ग्राउंड ज़ीरो, और आप, मैंने सुना कश्मीर में 3 दिन पहले ही आपका प्रीमियर हुआ, और उसके जी, बाद ही जी। ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो पहलगाम अटैक हुआ, बहुत दर्दनाक। So what was the feeling at that time when this all thing was happening? Because you were celebrating the film भी उसी सब्जेक्ट पर, उसी जी। जगह, एंड ये घटना जी, बहुत ही दुखद घटना है। चाहे आपकी फ़िल्म रिलीज़ हो रही हो या नहीं हो रही हो, चाहे आप फ़िल्म मेकर हो या आम आदमी हो या कोई भी हो, आई थिंक हम सबके लिए ये बहुत दुखद घटना है। जी। और हमारे लिए वो स्पेशल कनेक्शन इसलिए है कश्मीर से, क्योंकि हमारी कहानी कश्मीर की कहानी है, और जहाँ हमने इतना समय बिताया, और जैसे आपने कहा कि अटैक से बिल्कुल 3 दिन पहले 38 सालों में पहली बार श्रीनगर में एक फ़िल्म का प्रीमियर हो रहा है, रेड कार्पेट प्रीमियर हो रहा है उसमें, जिसमें एक्टर्स आ रहे हैं, मीडिया है, और हम सब बहुत उत्सुक थे इस चीज़ को लेकर कि कश्मीर में वो चीज़ फ़िल्मों के बारे में फिर से शुरू हो। लोग वहाँ के हैं जो फ़िल्में पसंद करते हैं, मतलब भारत में तो हमने कई फ़िल्में वहाँ शूट की है, लेकिन इस फ़िल्म के साथ अगर वो पुराना दौर वापस आ रहा है, और वो भी 38 सालों के गैप के बाद, तो मुझे लगा था कि ये एक अलग शुरुआत होगी। ये इस चीज़ को दूर रखते हुए, जब 22 अप्रैल की इंसिडेंट की बात करते हैं पहलगाम के, तो उसका दुख तो बहुत ज़्यादा है। मतलब उस समय पर हम में से किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा कि हमारी फ़िल्म अभी 3 दिन बाद रिलीज़ होने वाली है, तो हमारे फ़िल्म के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ये सोचने का समय उस वक़्त नहीं था, ना हम कोई लोग उस माइंडसेट में थे। तो हम तो उसी बारे में हमें बुरा लग रहा था कि जहाँ से हम अभी आ रहे हैं, हमने पिछले 2 साल कश्मीर में और आपने, मैंने सुना, उसी लोकेशन पे भी शूट किया था, वो लोकेशन जहाँ ये घटना हुई, उस पहलगाम। लोकेशन पे मैं रेकी करके आया था, ओके। क्योंकि वो इतनी खूबसूरत जगह है कि वहाँ पर आपको जाना मतलब बनता ही है। अगर आप कश्मीर टूरिस्ट बन के जाते हो, तो उस जगह तो जाना ही है आपको। और अगर हमारी फ़िल्म की कहानी के कुछ ऐसे मतलब सीन्स थे जो वहाँ हो सकते थे, वो तो मतलब कोइंसिडेंट था कि वहाँ पे हमने शूट नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे जाने आने का थोड़ा एक लॉजिस्टिकल इशू था
इतना इक्विपमेंट वगैरह ले जाना वो थोड़ा मुश्किल था। लेकिन मैंने पहलगाम में शूट किया और उसी जगह शूट किया जहाँ से इस वैली, बैसरन वैली का जो रास्ता निकलता है जी। उसके बिल्कुल वहाँ जहाँ मतलब जो ग्राउंड वाला पोर्शन है वहाँ हमने शूट किया है। तो वो तो मैं मतलब आंखों देखा हाल है ऐसा मैं कहूँगा। कश्मीर में वर्दी का मतलब समझते हैं? मारेंगे तो गाली खाएंगे, नहीं मारेंगे तो गोली। जी। ओटीटी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मीडियम बन गया है। लोग तो बोल रहे हैं कि अभी ग्राउंड जीरो पर लोगों को इंतज़ार है ओटीटी पे। तो ओटीटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है आजकल। आई नो थिएटर्स में जाना जरूरी है, यू फील द फिल्म, बट ओटीटी से कितना लिबरेशन हो गया है सिनेमा को, क्योंकि कई बार फिल्में थिएटर में उसको ड्यू नहीं मिल पाता है, बट ओटीटी में सम फिल्म्स पीपल ओह आई वॉच द फिल्म ऑन ओटीटी। वो आई थिंक अच्छी बात है, मतलब ओटीटी पे एक आपको एक और प्लेटफॉर्म मिला है। लेकिन अगर आप थोड़ा पहले जाके देखें तो सैटेलाइट भी हमारे पास था ही। तो मैं समझता हूँ कि ओटीटी और सैटेलाइट में लगभग एक जोन पे ही रखता हूँ अगर आपकी फ़िल्म थिएटर में रिलीज़ हो चुकी है। हाँ, हालांकि ये बात है कि आपकी कुछ फ़िल्में हैं जो स्ट्रेट टू डिजिटल रिलीज़ होती है, उन फिल्मों के लिए शायद ये बेहतर प्लेटफॉर्म है क्योंकि वो फिल्में थिएटर में नहीं बन पाती। उसके क्योंकि थिएट्रिकल फिल्मों का जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, लार्जर देन लाइफ जो आपकी स्टोरी होती है, आजकल तो कोविड के बाद ऐसा हुआ है कि खाली वही फिल्में थिएटर में जा सकती है जो आपको वो एक्सपीरियंस देती है। क्योंकि वहाँ पहुँचना और जिस तरह का सिचुएशन है मेट्रोज़ में और बड़े शहरों में कि वो पहुँचना अपने आप में एक बड़ा मतलब मुश्किल वाला काम है। तो उन सारी फ़िल्मों के लिए ओटीटी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आपकी फ़िल्म बन सकती है। कितने नए कलाकार जो पहले शायद मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म सिनेरियो में उनके लिए बहुत मुश्किल था, तो एक और एवेन्यू खुल गया है। तो मैं कहूँगा कि इन टोटलिटी तो डेफिनेटली एक और मीडियम बढ़ा है आपका। लेकिन अगर आप मोटा-मोटा देखा जाए तो यही चीज़ पहले सैटेलाइट करती थी कि आपकी फ़िल्म थिएटर में आ गई 6-8 महीने, साल भर के बाद वो सैटेलाइट पे आती थी। आज वो समय कम हो गया है। तो उस वक्त वजह से कभी-कभी ऐसा होता है कि ऑडियंस डिसाइड करती है कि अब 2 महीने बाद अगर फ़िल्म आने वाली है, तो मैं थिएटर ना जाऊँ और मैं 2 महीने बाद वो देख लूँ। तो ये कभी-कभी आपके लिए ठीक नहीं होता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि आपकी फ़िल्म ओटीटी के लिए बेटर सूटेड होती है। तो मैं कहूँगा कि ये प्लस माइनस दोनों है इसमें। आपको उसको उसी तरीके से देखना चाहिए। तो मेरे साथ है तेजस। तो तेजस की खास बात ये है कि ये सेल्फ मेड डायरेक्टर है। मैं कहूँगा कि उन्होंने कहीं किसी के साथ कोई ट्रेनिंग नहीं ली, नागपुर से बॉम्बे आए और अपनी जगह बनाई। तो तेजस, हाउ हैज़ बीन योर जर्नी, बिकॉज यू स्टार्टेड ऑन योर ओन, यू आर टोटली सेल्फ मेड, आई मस्ट से। देखिए, सेल्फ मेड ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पीछे बहुत बड़ा हाथ है मेरे फैमिली का। तो मैं कहूँगा कि ये हम सब की जर्नी है। भले ही मैं आगे दिख रहा हूँ, लेकिन फैमिली मेरे साथ है, वो बहुत बड़ी जर्नी है हम सब की। और हाँ, मैंने असिस्टेंट मैं कभी रहा नहीं किसी का, लेकिन मैंने बहुत लोगों के काम से इंस्पिरेशन लिया है, डायरेक्टर्स के, कि जिनके काम में मुझे कहीं ना कुछ चीज़ें ऐसी लगी कि अरे ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने सीखनी चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि सीखने के लिए आपको उनके साथ काम करने की ज़रूरत है। तो व्हाट नेक्स्ट, हॉरर? हाँ, नहीं अभी ये व्हाट नेक्स्ट ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप हैं और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि उनमें से कुछ जॉनर्स ऐसे हैं कि जो मुझे बहुत पसंद है लेकिन मैं कभी कर नहीं पाया हूँ। फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल। तो वो एक जॉनर है कि जो मैं बहुत मतलब एक मराठी लड़का हूँ, मराठी में हिस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है हमारे अपब्रिंगिंग में। शिवाजी महाराज हो या कोई भी इस तरह की जितनी भी हिस्टोरिकल कहानियाँ हैं वो हमारे ब्रिंगिंग अप इथॉस का पार्ट है। तो वो हिस्टोरिकल तो डेफिनेटली ऑन माय माइंड है। हॉरर आपने कही, लेकिन हॉरर कॉमेडी अब ऐसा है कि हॉरर कॉमेडी हर कोई करना चाहता है, तो क्या उसमें भी मैं कुछ अलग कर सकता हूँ, तो ये कोशिश है। अंग्रेजी फिल्में डोमिनेट करती, बट हिंदी जो हमारी संपर्क भाषा है, क्योंकि ज़्यादातर प्रदेशों में बोली जाती है और महाराष्ट्र में उपजी है, तो मराठी इंडस्ट्री और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने हमेशा को एग्जिस्ट किया है जब से शुरुआत हुई है जी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस लैंग्वेजेस, द रीजनल मीडिया, तो मराठी और हिंदी का जो मैं कहूँगा चोली दामन का साथ है, क्योंकि ये दोनों भाषाओं ने, दोनों इंडस्ट्री ने एक ही जगह से अपनी अपनी जगह बनाई है। सो व्हाट यू फील अबाउट दिस हिंदी और मराठी, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सो कॉल्ड है उसका उपज तो महाराष्ट्र में ही है, वहीं से वो दोनों इंडस्ट्री पल पड़ी। तो आई थिंक इट एग्जांपल फॉर द अदर रीजनल इंडस्ट्री दैट वी ऑल कैन कोएग्जिस्ट एंड मेक दिस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बिगर। श्योर, आई थिंक। लेकिन अगर आप
इसी का एग्जाम्पल अगर आप डाउन साउथ में लेंगे, साउथ ऑफ इंडिया, कि जहाँ पे 4 बहुत स्ट्रॉन्ग भाषाएं हैं और वो चारों भाषाओं की अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं, और वो चारों इंडस्ट्रीज़ एक साथ बहुत अच्छी से को एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि फिल्में जब वहाँ बनती है तो एक भाषा में बनती है और 3 भाषा में डब होती है, लेकिन वो तीनों भाषा में बहुत अच्छी से रिसीव भी होती है फिल्में। तो मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल तो हमारे पास है ऑलरेडी। हम यहाँ पे एक अलग चैलेंज को देखते हैं कि सबसेट है, मुझे ऐसा लगता है, भले नंबर में मराठी लोग बहुत ज़्यादा है महाराष्ट्र में, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ऑडियंस के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, उसका मराठी ऑडियंस ये सबसेट है, क्योंकि मराठी ऑडियंस हिंदी फिल्म ज़रूर देखेगा और हिंदी ऑडियंस शायद मराठी फिल्म देखेगा। मतलब जो अच्छी फिल्में होती है मराठी के, वो तो नॉन मराठी लोग भी जाके देखते हैं। आज तक हमने देखा है बहुत सारी फिल्में ऐसी है, बकेट लिस्ट में मुझे ये अनुभव आया, बहुत लोगों ने वो फिल्में देखी, मतलब वो फिल्म के लिए गए और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर मराठी फिल्म हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस देखेगा, लेकिन हिंदी फिल्म ज़्यादा करके जो मराठी स्पीकिंग ऑडियंस है वो ज़रूर देखेगा। तो ये जो एक तरह से मैं कहूँगा डाइवर्सिटी भी है, एट द सेम टाइम थोड़ा सा डिस्पैरिटी भी है। वो डिस्पैरिटी जब तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगी तब तक वो सबसेट ही बना रहेगा। मतलब हम महाराष्ट्र में हैं, हिंदी स्पीकिंग जनता अगर ये ठान ले कि जैसे हम हिंदी फिल्म देखते हैं, अंग्रेज़ी देखते हैं, और आजकल हम लोग तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, जो अच्छी फिल्में हैं वो हम देखते हैं। अगर कोई मराठी फिल्म अच्छी आती है जिसके बारे में हमें अच्छा सुनाई देता है या ट्रेलर से हमें लगता है, तो हम ज़रूर देखेंगे, ना कि वो मराठी फिल्में। इसलिए डबिंग के बारे में क्या ख्याल है? बिकॉज कई फिल्में डब होके, जैसे तमिल हम लोग डब होके देखते हैं, हमें वो पता नहीं कि क्या है उसका ओरिजिनल नाम, पर डब होके वो बहुत चलती है, पर बहुत कम मुझे मराठी डब फिल्में मतलब हाँ, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है कम्प्लीटली, कि शायद मराठी और हिंदी भाषाओं में काफ़ी सिमिलैरिटी है, मतलब समझ में आने के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, और हमारी लिपि भी सेम है। तो साउथ ऑफ इंडिया की जो लैंग्वेजेस है उनमें वो फ़र्क है। मतलब चाहे हम एक ही देश का भाग है, लेकिन उनकी लिपि हमें नहीं समझ आती है, हिंदी की लिपि शायद उनको नहीं समझ आती, इसलिए वो डबिंग वाला जो सिस्टम है वहाँ पे चल जाता है। हमारे इसमें ऐसा लगता है कि अरे सेम लिपि है, हम आधा थोड़ा बहुत, जो आदमी मुंबई में रहता है उसको मराठी समझ तो आती है, 100% समझ आती है, क्योंकि रोज़ की भाषा वो है यहाँ की। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो एक्सेप्टेंस लेवल नहीं है कि मराठी फिल्म में हम डबिंग हिंदी का करें, वो एक्सेप्टेंस नहीं है। और हिंदी फिल्म को मराठी डब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे मराठी लोगों को ज़्यादा करके हिंदी तो समझ आती है। तो इसलिए वो डबिंग वाला सिस्टम शायद यहाँ अभी तक नहीं सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि मैंने हार्डली कोई फिल्म देखी होगी जो मराठी फिल्म हिंदी में डब हुई है, जी, और वाइस वर्सा। जी, लगभग नहीं है। रीमेक तो बहुत हुई है, रीमेक भी नहीं होती है, मराठी का हिंदी में बहुत बार रीमेक होता है। हाँ, बहुत बार होता है। जैसे एक फिल्म का, जैसे मैं मारीची साडी, अख्ख्या महाराष्ट्राला भारावून सोडणारा मेड इन ऑल द लैंग्वेजेस। जी जी जी। नहीं, बहुत पुरानी है, मतलब मुंबईचा जावई करके एक फिल्म थी, या जितना मुझे याद है नमक हलाल या नमक हराम, इनमें से एक फिल्म जो है वो एक मराठी नाटक के ऊपर से अडेप्ट की थी। तो वो, क्योंकि मराठी लिटरेचर बहुत रिच है, ट्रिवियाज देते हैं, तो मैं 1-2 ट्रिवियाज आपको मेरे बारे में और दे देता हूँ। पहली बात तो ये है कि माधुरी जी का पहला मराठी सिनेमा जो था वो बकेट लिस्ट था। बकेट लिस्ट म्हणजे इच्छा, आकांक्षा, विशेस। 35 साल से वो सिनेमा इंडस्ट्री में एक्टिव थी, टॉप पे थी, हम सबको पता है, लेकिन उन्होंने मराठी फिल्म कोई की नहीं थी। लेकिन बकेट लिस्ट उनकी फर्स्ट मराठी फिल्म बनी। वही फिल्म धर्मा की भी फर्स्ट फिल्म थी जो उन्होंने मराठी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट की थी। और इस फिल्म में भी देव मानुस में पर मैं देव नहीं, लव रंजन और अंकुर गर्ग, इनकी जो लव फिल्म्स हैं उनकी भी ये फर्स्ट मराठी फिल्म है। तो ट्रिविया के तौर पे मैंने और 3 आपको बातें बता दी। एक और ट्रिविया कि हम आपके कौन हम सब ने देखी। और तेजस एक बार फिर से हम आपके कौन की बहनों को एक साथ लेकर आए थे। जी जी, बहुत। और उन्होंने पीछे, मतलब BTS बिहाइंड द सीन, उन्होंने बहुत मस्ती की थी।
एक हमारा गाने का शूट हो रहा था जहाँ पे हमने उनको बताया नहीं था, ओके लेकिन हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी थी। जैसे ही ब्रेक हुआ हमने वो प्लेलिस्ट चला दी, तो दोनों मतलब ऐसी उमड़ पड़ी कि मानो स्कूल जाती हुई बच्चियां हैं। और दोनों ने क्या फुगड़ी खेली है उसमें, और क्या मतलब मजे फुगड़ी किए। आजकल बड़ा चल रहा है, अभी हाउसफुल में अब वो फुगड़ी हाउसफुल में डांस। एक डांस आ गया वो। Poo by poo, poogadi poo. You like me and I like you too. खैर देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि हाउसफुल जैसी फिल्म जो पैन इंडिया कमर्शियल हिंदी फिल्म है, जी, लेकिन उसमें उन्होंने एक बहुत ही पारंपरिक चीज़ का एक इंक्लूजन किया है। जी, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट स्टेप। गाना अच्छा बुरा ये तो पब्लिक का चॉइस है, वो छोड़ दीजिए आप, बट एक ऐसी चीज़ को लाना जो फोक है, जो इस संस्कृति का एक बहुत पुराना हिस्सा है, उसको मेन स्ट्रीम में एक्सेप्टेंस भी मिलना और किसी ने उसको इंक्लूड करना है, आई थिंक इट्स अ वेलकम स्टेप। चलिए इसी बात पर थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, Thank you so सच अ much. प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू।